तो जी यही लग रहा ठीक, मोदी जो इतना काम कर रहे बेचारे। इस गांव में आए तब से तो गई नहीं, मैं चुनाव देना आज जब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जब गैस सिलेंडर मिला। नहीं भरोसा तो है, इंसान पे भरोसा है। जब सिलेंडर ना भी थे, जो भी मोदी को हमने वोट दिए थे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की कोई सा नेता हो सब झूठ बोलते हैं, मोदी तक झूठ बोलते हैं। अभी दिखाऊं किताब, अगर खाते में 1 पैसा भी बिक जाओ। वहाँ किसानों पे लाठी चार्ज हुआ, लट बजवाया। मेरा गन्ना जला 8 बीघे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं उठाकर लाना चाह रहा था, लेकिन मुझे जाना वहाँ तक जाने नहीं दिया। गाय चली जा रही है और उसको पकड़ लिया, कहने लगे तू तो साले काटने के लिए ले जा रहा है। जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड बोल। एक तरफ चौधरी संजीव बालियान तो सामने चौधरी अजीत सिंह, एक तरफ बीजेपी का परचम तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के 3 झंडे एक साथ। 23 मई को कौन सा झंडा बुलंदी पर लहराएगा? 2 जाट नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में कौन किसे पछाड़ेगा? मुजफ्फरनगर का वोटर किसको चुनेगा? क्या योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली राजनीति कारगर होगी या फिर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के फार्मूले पर भारी पड़ेगी? वेस्टर्न यूपी की सबसे चर्चित और हॉट लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर। इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह, और उनका सीधा मुकाबला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संजीव बालियान से। कांग्रेस पार्टी ने अजीत सिंह के समर्थन में इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, यानी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। भविष्य की तरफ बढ़ने से पहले 2014 के नतीजे देख लीजिए। बीजेपी के संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद बने थे, उनको 59% वोट मिले थे। बीएसपी के उम्मीदवार कादिर राणा को 23% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह को 14% वोट मिले थे। आरएलडी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो उनके उम्मीदवार को 1% यानी करीब 13,000 वोट मिले थे। संजीव बालियान एक बार फिर जीत का दम भर रहे हैं। यहाँ अगर मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है साहब तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, चाचा मोटरसाइकिल पकड़ ली। अगर ट्रांसफार्मर फूकता है तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ट्रांसफार्मर भिजवा दे। ये हालात इस जनपद में मैंने पैदा किए। तो अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन ट्रांसफार्मर दिलाएगा, कौन मोटरसाइकिल छुड़वाएगा, कौन लोगों को सुख दुख मरेगा? लोग आखिरी दिन इस बात को मानेंगे। तो महागठबंधन के उम्मीदवार और आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को भी अपनी जीत में कोई शक नहीं लगता, लेकिन दोनों के लिए ही दावों को असलियत में बदलना आसान नहीं है। मुजफ्फरनगर सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि इस सीट के वोटर बदलाव में विश्वास करते हैं। इस सीट पर बीजेपी 2014 से पहले 1998 में जीती थी। 1999 में यहाँ से कांग्रेस के सईदुज्जमा जीते थे। 2004 में समाजवादी पार्टी के मुनव्वर हसन जीते थे। 2009 में बीएसपी के कादिर राणा जीते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़े थे, तो भी आरएलडी की जाट उम्मीदवार अनुराधा चौधरी 20,000 वोटों से हार गई थी। तो आखिर 2014 में ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार 4 लाख वोटों के अंतर से जीत गए? 27 अगस्त 2013 वो तारीख जिसे मुजफ्फरनगर कभी भूल नहीं पाएगा। एक छोटी सी छेड़खानी की घटना ने मुजफ्फरनगर को दंगों की आग में ढकेल दिया। इस दंगे में 67 लोगों की जान चली गई और पूरा माहौल सांप्रदायिक हुआ, लेकिन इसका सीधा फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों को अब करीब 6 साल बीत चुके हैं और यहाँ का जातिगत समीकरण कुछ हद तक बदला है। सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ वो कौन से बड़े फैक्टर हैं जिनसे जीत और हार तय होगी। जाट फैक्टर, गन्ना किसान फैक्टर, महागठबंधन फैक्टर, विकास, मुजफ्फरनगर दंगों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मुस्लिम फैक्टर। पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ जाट समुदाय का बाहुल्य है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जाटों से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से मुजफ्फरनगर में हिंदू 57.51% है, मुस्लिम 41.3% है। हिंदुओं के वोट जातिगत हिसाब से बटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में करीब 16.5 लाख वोटर हैं, करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जाटा वोटर करीब 2,50,000 हैं, जाट करीब 1,50,000 हैं, करीब 7 लाख ओबीसी और गैर जाटो दलितों के वोट हैं। जाहिर है मुस्लिमों के बाद हिंदुओं में जाट सबसे बड़ा समुदाय है। जाहिर है मुस्लिमों के बाद हिंदुओं में जाट और दलित सबसे बड़ा समुदाय है।
और आश्चर्य की बात नहीं है कि महागठबंधन और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवार जाट हैं। 2013 तक चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ही पश्चिम यूपी के जाटों के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी जाटों की पहली पसंद बन गई। 2014 के आम चुनाव में इसका असर दिखा। संजीव बालियान ने बाजी मार दी। संजीव बालियान पर भड़काऊ बयान देने का आरोप भी लगा, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच संजीव बालियान और बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में जबरदस्त जीत दर्ज की। सांप्रदायिक रंग मेरे विरोधी दे रहे हैं। मैं विकास की बात करता हूँ, लोगों के बीच की बात करता हूँ। वो कहते हैं कि 5.5 साढ़े 5 लाख मुस्लिम वोट मेरी जेब में है। सांप्रदायिक स्वार्थ की बात वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मेरे काम के आधार पर वोट दीजिए, मेरे गुणदोष के आधार पर वोट दीजिए। अभी हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुजफ्फरनगर की सभा में अजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2013 में जब वहां पर मुजफ्फरनगर में 2 जाट नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, तब चौधरी अजीत सिंह कहां खड़े थे? तब उन्होंने किसके पक्ष में आवाज उठाई थी? तब उसके बाद उस समय तो उनको जाति की बात याद नहीं आई थी, तब उन्होंने आपकी पीड़ा को नहीं सुना था और दंगाइयों के पक्ष में खड़े होकर के उन्होंने पूरी की पूरी विरासत को कलंकित करने का कार्य किया था। अब सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर के जाट वोटर किसको वोट देंगे? हमारे साथ यहाँ पर मुजफ्फरनगर की जनता है जो अपनी राय रखेगी कि इस बार वो किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट देने जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर इस बार चौधरी अजीत सिंह हैं, संजीव बालियान जो मौजूदा सांसद हैं, 2 जाटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। आप लोग यूथ हैं, क्या सोचकर आप लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं? चौधरी साहब ने जब चौधरी साहब मतलब मंत्री भी रहे, केंद्र में उद्योग मंत्री रहे, उससे पहले कृषि मंत्री रहे, मिलों के लाइसेंस दिए, जो 40 किलोमीटर की दूरी घटाकर 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर ले आए। भाग किसानों की तरफ से वे बोलते हैं, बीजेपी कहाँ किसानों की तरफ से बोलती है। दोनों आपके उम्मीदवार जाट हैं, तो किस जाट को ज्यादा प्यार करेंगे? अजीत सिंह को। पहली बात तो पहचान हो हमारी, जो साहब पहचानते, और ये बालियान जी जो हैं सांसद हैं, यहाँ पिछले साल इतना भव्य स्वागत इनका हुआ था, शायद पूरे इसमें ना हुआ क्षेत्र में। उसके बाद इन्होंने आकर यहाँ का बात आते हैं, 2-4 घरों में बैठे चले गए। चौधरी साहब पहले बागपत से चुनाव लड़ते थे, आप बोलिए बागपत से चुनाव लड़ते थे, फिर यहाँ मुजफ्फरनगर क्यों आना पड़ा उनको? वे किसानों के अच्छे नेता हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उनकी भारी जीत होगी। जाहिर है इस बार बीजेपी को जाट समुदाय के वोट एक मुश्त मिलना संभव नहीं दिख रहा है। चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच जाट वोटरों का बंटवारा हो सकता है। मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय समेत बाकी किसान भी गन्ना की खेती करते हैं। अब यहाँ भी एक फैक्टर बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। बीजेपी ने गन्ना किसानों को 14 दिन में बकाये भुगतान का वायदा किया था। इसका मतलब ये कि किसान चीनी मिलों को अपना गन्ना बेचते हैं और उस गन्ने का भुगतान 14 दिन में किसानों को करने का भरोसा बीजेपी ने दिलाया था। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में पहले के मुकाबले बेहतरी आई है, लेकिन अभी पूरे उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर किसानों का 10,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में होती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जो किसानों का मुद्दा है सबसे अहम है, क्योंकि हर एक सरकार ये वादा करती है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा आमतौर पर चुनावी मुद्दा बन जाता है। तो उन्होंने कोई कीमत नहीं बढ़ाई इस साल और पेमेंट भी ठीक नहीं हो रहा गन्ने का, जिससे हमारे जो बच्चे सही नहीं है स्कूल में, मतलब पढ़ भी रहे तो उनकी फीस नहीं जाती टाइम पे। वैसे बिजली भाई सब सही आ रही है सरकार में, जैसा भाई गुंडागर्दी कम हो रही या तो एक अच्छी बात है, लेकिन किसान परेशान है। इन्होंने 3 वादे करे थे जब सरकार आई थी। 14 दिन में पेमेंट, गंडे का भाव बढ़ाऊंगे 400 रुपये कहा था, ना तो इन्होंने वो बढ़ाया, ना इन्होंने 14वें दिन पेमेंट दिया। इस मामले में हमने किसान क्रांति यात्रा काट दी थी, शांतिपूर्वक काट दी थी। हमारे क्षेत्र के ये संजीव बालियान जी भी हैं यहाँ जी मंत्री, वहाँ किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, लट बजवाया, हमारे भी चोट लगी और का भी चोट लगी, गोली भी लगी पैरों में, 1-2 आदमी मर गया था उसमें। वहाँ ये गांव बछड़े खेतों में फिर रहे, ना सही टाइम पे खाद पे भी पैसे बढ़ा दिए। इन्होंने जो है ना फसल बीमा योजना चालू की थी, जो कि 2014 से पहले लागू नहीं थी। उस योजना का कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा गन्ना जला 8 बीघे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं उठाकर लाना चाह रहा था, लेकिन मुझे जो है ना वहाँ तक जाने नहीं दिया।
मुझे कोई उसका जो है ना प्रीमियम नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। अगर एक सड़क है हमारे यहाँ जी, जो हमारी फैक्ट्री तक जाती है, हम गन्ना डालने जाते हैं, उससे बहुत परेशान है। हमारी टोली पलट जा, और 5 साल तक हम कहते होली अब तो वो नहीं बढ़ाई, लेकिन वो वादा करा उन्होंने हमारे से कि अब की बार हम तुम्हारी सड़क पहल का बढ़ाऊंगे, लेकिन वोट संजीव बालियान को करा। किसानों में मौजूदा सरकार को लेकर नाराजगी तो है, लेकिन नाराजगी के बावजूद उनकी पसंद कमल ही है। दोनों जाट है, कोई से कुछ चुना गए। कौन अच्छा है आप? अच्छा तो ठीक, दोनों ही ठीक है। क्या मन में चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है, किसका? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल की ज्यादा होगी, क्योंकि मुसलमान प्लस दलित और जाट 70% लोकदल के, 30% भाजपा को जाट मिल सकता है। पश्चिम यूपी में नरेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने कई बड़े आंदोलन किए, तो किसान नेता नरेश टिकैत की पसंद कौन है, ये सुनिए। दोनों ही अपने आदमी हैं। चौधरी अजीत सिंह भी आखिरी चुनाव है इनका भी, और संजीव बालियान जो यही बालियान उससे ही है, हमारे खाप से ही है, उन्हें भी नहीं नकारा जाता। तो हमारे उसमें तो ऐसा पैंच फंस रहा, तो हम तो इस तरह ही सोच रहे भाई, जिस तरह तभी ये किसान जो देहात के आदमी है, जिस तरह तभी अपने वोट कर अपने कर लो, शांति के उसमें हम तो यही चाह। जाट वोटों का यहाँ दोनों दलों में बंटना तय है। आरएलडी गठबंधन मुस्लिम, दलित और यादव वोटों को अपने हिस्से में मान रहा है, लेकिन अब यहाँ पीएम मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाएं महागठबंधन के जातिगत वोट बैंक में सेंध लगाती दिख रही हैं। हमने हर समुदाय के लोगों से बात की और उनके मन को टटोलने की कोशिश की। कुछ आपको मिला सरकार की तरफ से? हाँ जी, मिल रहा। क्या मिला? एक तो राशन मिल रहा था, एक धड़ी मिलो या कुछ मिल रहा। हाँ, और जी मुझे पेंशन भी मिल रही थी जब से। हाँ। झूठ सी बात, झूठ नहीं बोलने की, भगवान को जान देनी है, झूठ नहीं बोलने की। तो किसको वोट करोगे, कौन ठीक लगता है? हम तो जी यही लग रहा ठीक, मोदी जो इतना काम कर रहे बेचारे। तो किसको वोट करेंगे आप लोग? मोदी को देंगे जी। क्यों? और किसे देंगे जी? मोदी को क्यों दोगे, क्यों अच्छा लगता है मोदी? मोदी अच्छा काम कर रहा, तो मोदी को ही देंगे जी। और बाकी कोई काम नहीं किया? हमारा तो लैटरीन भी नहीं बनी, हमारा मकान भी नहीं बना, तो दब जाते पर का। उनको जानते हो, अजीत सिंह को? ना जी, हम तो जानते नहीं। मोदी को जानते हो? हाँ। लेकिन चुनाव तो संजीव बालियान लड़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं लड़ तो रहा हो चाहे कोई भी, पर हम तो इसी का पता भी चलेगा। प्रधानमंत्री योजना का मिला हम। प्रधानमंत्री आवास योजना का? हाँ जी। तो ये जो आपका मकान बन रहा है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मिला है? हाँ जी, जो गरीब आदमी को मिलना चाहता वो डायरेक्ट मिला, इसमें बीच में कोई वो नहीं रहा है। क्या क्या मिला है सरकार की तरफ से, क्या लाभ मिला? मकान भी मिलेगा जी, गैस सिलेंडर भी मिल गए, पेंशन की योजना भी मिलेगी, सारी चीज मिल रही जी। किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? भाजपा को ही देंगे जी, जिसने हमें लाभ दिया जी वोट उसी को देंगे जी। मकान बन गए, 2.5 लाख रुपए दिए, और किसी को खाए पीने नहीं दिया, किसी ने कोई अनाज मिलता है फ्री? अनाज मिला है जी। हाँ, चुनाव के दौरान जिस लहर की बात की जाती है वो जमीन पर लोगों से बातचीत करने में समझ आती है। वोटरों का बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो हवा का रुख देखकर वोट देता है। भैया हम तो जिससे कहोगे उससे दे देंगे, हमें तो पता नहीं, मेरा तो पहली बार आ रहा चुनाव, तो मुझे तो पता नहीं है अब जा किसे दोगे किसे नहीं। जिसे लुगाई दोगी उसके लारे तो जाना ही पड़ेगा, हम उसके लारे मैं उसे दे दूंगी। अच्छा। हाँ। तुमको नहीं पता है कि कौन चुनाव लड़ रहा है यहाँ? नहीं, पता तो है ही। कौन लड़ रहा है? पर अब नाम हमका पता जो बताते हम तो, हमें तो हम कभी गए भी नहीं, और इस गांव में आए तब से तो गई नहीं मैं चुनाव देना। आप जब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब गैस सिलेंडर मिला इसकी वजह से तो जाना ही पड़ेगा। जिसे भी दोगी लुगाई या जाओगी तो उनको देना ही पड़ेगा। किसने दिलवाया सिलेंडर? ये मुझे नहीं पता किसने दिवाया किसने नहीं, मोदी ने दिवाया का किसने दिवाया ये कब। फिर किसको वोट करोगे? जी मोदी को ही देंगे हम। तो तुम काम भी तो मोदी नहीं कर रहा। हाँ, काम भी मोदी करेंगे, और करेंगे कौन? नहीं, भरोसा तो है इंसान पे, भरोसा। जब सिलेंडर ना भी थे, जो भी मोदी को ही हमने वोट दिए थे। बैंक में खाता मेरा तो खुला नहीं जी। खुला नहीं? हाँ। और खाना किस पे बनाते हो? वो रहा चूल्हा जी। चूल्हा। गैस हाँ। नहीं मिला? हाँ। तो इस बार वोट हो रहा है, 11 तारीख को वोट करना है ना? अच्छा जी। तो किसको वोट करोगे? जिसको तुम कहोगे जी, जो कोई हमारी देखे, हम कहाँ पड़े गरीब आदमी। वोट तो तुमको देना ना? हाँ देना तो कौन पसंद है, अच्छा कौन लगता है? अजय किसे पता, मैं बताओ, सारे अच्छे हमारे लिखा तो जी। तो वोट तो एक मोदी की जब से क्या रहे सब
मोदी को कह रहे हैं। हाँ। तो मोदी ने तो कुछ किया नहीं तुमको? ना, मुझे कुछ नहीं किया। तो फिर भी वोट मोदी को दोगे? नहीं, जब और सब सरकार और को देगी, हम भी और को दे देंगे वोट। क्या होगा? किसको देंगे? वन्नू तो जी हम जानते नहीं है। हाँ। और तुम? अजी जब सब वे कराएंगे मैं भी कर दूंगी। नहीं। अब बात आती है मुस्लिम समुदाय की। मुजफ्फरनगर सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम हैं। माना जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बीएसपी और एसपी में बटे थे। ऐसा ही 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, जब यहाँ की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती। लेकिन अब एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ हैं, तो महागठबंधन को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है। महागठबंधन की तरफ से अजीत सिंह हैं, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो किस तरफ जाने वाला है इस बार? मेरी निगाह में मुजफ्फरनगर से जो हमारे एमपीज एमएलएज चुनकर गए हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर के जो हमारे हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा है उसको डैमेज किया है। और केवल यही नहीं कि उसको डैमेज किया है, इन्होंने एक ऐसा वो बना दिया है, हवा खड़ा कर दिया है कि साहब राष्ट्रवाद, मैं आज तक राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं समझ पाया। ये राष्ट्रवादी थोड़ा ही है कि एक गाय चली जा रही है कि और उसको पकड़ लिया, कहने लगे तू तो काटने के लिए ले जा रहा है। 5 सालों में हमें बहुत खौफ रहा इस चीज का, तो बीजेपी से जी। नहीं, किस बात का खौफ? क्या बदला है? ये गाय वगैरह का केस होते रहे, ये अदर ऐसे वाइज में हमें इस घबराहट रहती है। हमारे मोहल्लों में भी यही घबराहट सी रहती है जी आज। मुजफ्फरनगर के पूरे जातिगत समीकरण और वोटरों की राय के बाद अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के लिए अजीत सिंह को हराना आसान नहीं होगा। एसपी, बीएसपी और आरएलडी का साथ आना पूरे पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। बागपत सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह जीते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की इस परंपरागत सीट पर इस बार उनके बेटे जयंत चौधरी लड़ रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी के लिए मुश्किल कम नहीं है। हालांकि सहारनपुर जैसी सीट पर बीजेपी फायदा उठा सकती है, जहाँ कांग्रेस और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार मुस्लिम हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है, जो बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। मुजफ्फरनगर से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।